जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, राइट। इसमें जो आज टॉपिक आप करोगे सॉलिड स्टेट के अंदर, जो टॉपिक आप करोगे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? यहाँ से जो आपको क्वेश्चंस आएगा वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपका डेफिनेट 100% श्योर वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। तो यहाँ पर जो मैं टॉपिक आज आपको करा रही हूँ उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मान के चलिए 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स यहाँ से आपका आएगा ही आएगा, इट्स 100%, राइट। और ये जो चैप्टर है आपका 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स का ये न्यूमेरिकल समझ लीजिए। तो बाकी जो बचा हुआ है ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, तो 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो मेनली आप ये मान के चलिए यहाँ से आपका 3 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक डालिएगा रिलेशनशिप इन बिटवीन density and edge length and mass of the unit cell। हमें यहाँ पे रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, रिलेशनशिप बतानी है किस किस के बीच में? डेंसिटी इन बिटवीन, डेंसिटी, एज लेंथ, डेंसिटी, एज लेंथ एंड मास ऑफ द यूनिट सेल। हमें तीनों में रिलेशनशिप बतानी है। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड मास ऑफ द यूनिट सेल। हमें इन तीनों में क्या बताना है? रिलेशनशिप। कैसे कैलकुलेट करोगे? लेट कर लीजिए, लेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, let the edge length of the unit cell is A। आपको यहाँ पर यूनिट रखने की जरूरत नहीं है। यूनिट रखने की जरूरत क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर भी हो सकता है एज लेंथ आपका, पिकोमीटर भी हो सकता है, नैनोमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसमें एज लेंथ के साथ आपको यूनिट रखने की जरूरत नहीं है, खाली ए मान लीजिए। लेट the edge length of the unit cell is equal to A, volume of the unit cell, volume of the unit cell is equal to A cube, means edge length का cube, volume of the unit cell side into side into side, it is volume of the cube। तो यहाँ पर भी आपका क्यूबिक ही सॉलिड है, इसलिए उसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज द साइड क्यूब और एज लेंथ का क्यूब। तो ए क्यूब हमने वॉल्यूम सपोज किया इसका। लेट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, जो डेंसिटी है यूनिट सेल की वो हमने सपोज की डी। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज डी एंड मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू कैपिटल एम। जहां से आवाज आ रही है बेटा अपना म्यूट कीजिए, किसी बच्चे के पास से आवाज आ रही है म्यूट करो अपने आप को। देखिए दोबारा समझ लीजिए, इस टॉपिक के अंदर हमें रिलेशनशिप बतानी है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड मास ऑफ द यूनिट सेल। इसके लिए हमने क्या किया? एज्यूम किया जो एज लेंथ है यूनिट सेल का ए है, वॉल्यूम ए क्यूब होगा, डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज डी एंड मास ऑफ द यूनिट सेल इज एम। करिए फटाफट नोट डाउन। मालूम है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल
वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, ये फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल एंड इज इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल एंड डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अब यहीं से देख लीजिए, यदि मैं बी डेंसिटी कैलकुलेट करूं यहां पर तो क्या आएगा फॉर्मूला? मास, इसको मैंने m सपोज किया, डेंसिटी को मैंने v सपोज किया, वॉल्यूम को मैं v सपोज कर रही हूँ या a क्यूब में कह सकती हूँ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल दैट इज m एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज v, और इसको मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है वॉल्यूम को a क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? m बाई a क्यूब, ये डेंसिटी आ गई। लेकिन अब मास ऑफ द यूनिट सेल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मास ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट करने का हम फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आप यूनिटरी मेथड्स करते हो, एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपीज। ऐसे ही यहाँ पर एक एटम का मास कितना है, तो यूनिट सेल को बनाने में 4 एटम यूज हुए हैं तो उसका मास कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाई 4। तो मास ऑफ द यूनिट सेल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितने एटम है इनटू मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। यदि आपको ये मालूम है मास ऑफ द यूनिट सेल, यदि आप निकालना चाहते हो तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए आपको उस यूनिट सेल को बनाने में कितने एटम्स यूज होते हैं, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि एक एटम का मास कितना है। यदि आप एक एटम का मास जानते हैं और साथ में ये भी आपको पता है कितने एटम उस यूनिट सेल को बनाने में यूज होते हैं, तो आप मास ऑफ द यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कैसे निकालते हैं मास ऑफ 1 एटम? जैसे आप 11th क्लास में आपने पढ़ा है, मास ऑफ 1 एटम का फॉर्मूला क्या होता है अभी? मास ऑफ 1 एटम बताएगा कोई आप में से? एक एटम का मास निकालना है तो कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर? मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है ये मास ऑफ 1 एटम। इन 1 मोल। वेरी गुड। मास ऑफ 1 एटम हमेशा निकालने के लिए एटॉमिक मास या मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, इन 1 मोल, जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो हमने क्या किया, हमने मास ऑफ 1 एटम निकालने के लिए एक तो हमने एटॉमिक मास लिया और एक हमने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, इट मीन्स एवोगैड्रो नंबर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको। तो मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट किया और एवोगैड्रो कांस्टेंट को Na से रिप्रेजेंट किया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ द यूनिट सेल हमारा क्या है? मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू आपका है मास ऑफ 1 एटम एंड नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो फॉर्मूला हमने क्या बनाया इसका? मास ऑफ, ये 1 एटम का मास है, राइट? तो मास ऑफ द यूनिट सेल क्या आएगा ऊपर फॉर्मूले में? मास ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो अभी हमने ड्राइव किया है मास ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकालते हैं।
cell is equal to number of atoms per unit cell into atomic mass upon volume of the unit cell. D is equal to number of atoms per unit cell को, ये हम पहले कर चुके हैं टॉपिक। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को हमने A से रिप्रेजेंट किया है, और नीचे क्या था उसके अवोगैड्रो नंबर। नीचे क्या था उसका मास ऑफ वन एटम में अवोगैड्रो नंबर। तो नीचे क्या आ जाएगा A क्यूब इंटू Na। इट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन डेंसिटी, वॉल्यूम, अवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यदि आपको इनमें से कोई भी एक वैल्यू अननोन है तो बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, तो आप कुछ भी एक अननोन वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये फॉर्मूला है जो आप जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी डायमेंशंस यूनिट सेल की कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एच लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अवोगैड्रो नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ वन एटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी आप कैलकुलेट कर सकती हैं। तो यहाँ पर D डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, A एटॉमिक मास, Na अवोगैड्रो नंबर, A क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। फटाफट नोट डाउन कीजिए। यहाँ से आपका 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है। फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, a face centered cubic element, a face centered cubic element जिसका एटॉमिक मास 60 यूनिट भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, हैज एटॉमिक मास 60 हैज सेल एज लेंथ, यानी कि यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर। व्हाट इज द डेंसिटी? कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। अब एग्जाम में क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? गिवन वैल्यूज। गिवन, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, जैसे गिवन कंडीशंस आप लिखते हो तो हाफ मार्क्स बनेगा उसका। फिर आप उसका फॉर्मूला लिखोगे तो हाफ मार्क्स बनेगा। फिर आप कैलकुलेशन करोगे तो 1.5 मार्क्स की कैलकुलेशन हो जाएंगी, और फिर आपका हाफ मार्क्स का फॉर्मूला भी हो जाएगा, हाफ मार्क्स का लास्ट में आंसर भी हो जाएगा। तो हर स्टेप के मार्क्स हैं, इसीलिए हर स्टेप आपको करना है इसमें। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें आपको क्या क्या गिवन है। एक तो गिवन है आपको एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 60। यू भी आप लिख सकते हैं, ग्राम भी आप लिख सकते हैं, यू भी आप यूनिफाइड मास जो होता है। एस लाइन, हाँ जी बेटा। यस, करने की जरूरत है बेटा। जो मास है वो आप, यस, जो मास है वो आपका ग्राम में है, तो इसीलिए आपको जो आपकी एज लेंथ है उसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, जो स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे मानी जाएगी अधिकतर वो सेंटीमीटर मानी जाएगी।
should have to convert it into सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में आप इसे कन्वर्ट करेंगे, राइट. एज लेंथ 400 पिकोमीटर. पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 10 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई. तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर. ये एज लेंथ आ गई. ये मास आ गया, एटॉमिक मास, राइट. अब इसमें और क्या पूछा आपसे, क्या गिवन है, ये जो इन्होंने एफसीसी दे रखी है, एफसीसी से हमें क्या पता लगेगा, एफसीसी हमें क्या बताएगा, जेड. वेरी गुड. जेड इज इक्वल टू कितना होगा, कितना, जेड, जेड नॉट ए, जेड. Number of atoms per unit cell FCC. No. Number of atoms कितना कितना बोला आपने, दूसरे बच्चे ने कितना बोला, यस. और जो आप, हाँ वेरी गुड, 4. और ये 2√2 आप बोल रहे हो ना बेटा, इट इज द एज लेंथ. एज लेंथ हमने ड्राइव किया था लास्ट क्लास में. तो नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी कितने होते हैं, 4. नंबर ऑफ एटम्स भी आपके पास आ गए. और एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू तो है ही आपकी 6.022 इंटू 10⁻23. ये भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, राइट. आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, अभी सारी कंडीशंस गिवन हो गई. ये आपका हाफ मार्क्स हो गया, इट इज हाफ मार्क्स. अब उसके बाद इन्होंने आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है. ये सब कुछ लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला, क्योंकि हाफ मार्क्स आपका फॉर्मूला का होगा. फॉर्मूला लिखने के लिए क्या लिखोगे आप, यहाँ सब कुछ आपने लिखा है और यहाँ पे ये भी लिखिएगा, कैलकुलेट क्या करोगे, डेंसिटी. डेंसिटी के आगे क्वेश्चन मार्क. अब आपने, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू ए क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ए क्यूब इंटू एन ए. अब ये सारी चीजें आप जानते हैं. डी क्या है, डेंसिटी है. अभी देखिएगा, इसमें डी कैलकुलेट करना है आपको. और जब आप वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, ये हाफ मार्क्स हो गया. ये हाफ मार्क्स, गिवन कंडीशंस आपके हाफ मार्क्स, कैलकुलेशन कीजिएगा. जेड 4 है, ए आपका 60 है, 60 ग्राम में होगा. जब भी आप एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप ये प्लेस करेंगे, वैल्यूज प्लेस करेंगे फॉर्मूला के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यूनिट के साथ प्लेस करेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. किसी बच्चे के 98 मार्क्स आते हैं, तो ऐसा तो है नहीं उसने 2 मार्क्स का गलत किया होगा. भाई जो बच्चा 98 मार्क्स ले रहा है एग्जाम में, ये तो है नहीं कि वो 2 मार्क्स का गलत करके आएगा. उसकी गलती यही होती है, मेनली गलतियाँ वो यही करते हैं. जब वो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, तो उसमें वैल्यू के साथ यूनिट पुट नहीं करते, वहीं उनके मार्क्स कट जाते हैं. आप चाहे अपनी एनसीईआरटी उठाइए, कोई सी भी उठाइए, हमेशा वैल्यूज के साथ यूनिट भी पुट करनी होती है. आप देखो, मैंने ए की वैल्यू पुट करी 60, साथ में ग्राम लिख के ब्रैकेट के अंदर कर दिया, राइट. अब मुझे ए क्यूब करना है, तो ए तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था 4 इंटू, मैं कैसे करूंगी, ए की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -8 cm क्यूब, दैट इज ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट्स, राइट, into Avogadro number 6.022 into 10⁻23. जिसकी कोई यूनिट नहीं है उसकी आपको यूनिट प्लेस नहीं करनी, जिसकी यूनिट है उन्हीं की यूनिट आप प्लेस करेंगे. और लास्ट में जब सॉल्व कर लेंगे तो एक तरह से आंसर के साथ साथ यूनिट भी ड्राइव की जाती है. आंसर के साथ साथ क्या ड्राइव की जाती है, यूनिट. तो अब आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो B इज इक्वल टू 4 इंटू 60 ग्राम, ये क्या होगा आपका 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻। अच्छा एक बात बच्चों, यहाँ पे cm क्यूब लिखेंगे आप. एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे मेरा 6.022 है, तो मैं 0.022 को नेगलेक्ट करके मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ, मेरी आसान हो जाएगी कैलकुलेशन. देखिएगा
चाहे तो मैं 4 से 64 को डिवाइड कर दूं। कैसे करें? 4 इंटू 60। आप ध्यान रखिएगा, आपको यूनिट भी रखनी है, मैं प्लेस नहीं कर रही हूँ यूनिट। अब देखो कैसे हो जाएगा। 16, 6 10 जा 60, 2 5 से 10, 2 8 जा 16। तो क्या बचेगा ऊपर? 5। यहां लिख देती हूँ ऊपर में। ऊपर क्या बचेगा? खाली 5 और नीचे क्या है आपका? 8 इंटू 10 माइनस 24 इंटू 10⁻23। यही तो बचेगा आपका। आप देख लीजिए, जब आप पावर सॉल्व करेंगे 5/8 इंटू 10⁻⁻1 या इजिकल टू 5/8। 10 ऊपर चला गया तो 50 हो जाएगा। 50/8। तो आप निकाल लीजिए कितना आएगा आंसर। निकालिए कितना आया। समथिंग या 5 आया है, 3 आया है। जो भी आया आपका। अच्छा, आपने निकाला क्या ये भी बताइए। आपने क्या कैलकुलेट किया है? डेंसिटी ना। तो मास को किस में लिया था आपने? यस, मास को आपने ग्राम में लिया था और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिया था। यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम पर सीएम क्यूब। जो आपने कैलकुलेट किया डेंसिटी, उसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर सीएम क्यूब। A metal crystallizes, दो टाइप की यूनिट सेल बनाती है। मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 क्यूबिक यूनिट सेल, इंटू 2 क्यूबिक यूनिट सेल। कौन कौन सी? FCC एंड BCC, दो बनाती है। FCC बनाती है, BCC बनाती है। एंड एज लेंथ of these unit cell, edge length of these unit cell are, edge length है इनकी यूनिट सेल की, वो कितनी कितनी है? आर 3.5 एंगस्ट्रॉम एंड 3.0 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। जो आपकी दो डिफरेंट, एक मेटल है, मेटल कोई एक ही है, मतलब चाहे सोडियम है चाहे पोटेशियम, मेटल एक ही है, लेकिन वो दो टाइप की यूनिट सेल बनाती है, FCC और BCC। और उन दोनों यूनिट सेल की एज लेंथ भी दे रखी है। एक की 3.5 एंगस्ट्रॉम है, एक की 3.0 एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज of these units। इन यूनिट सेल की डेंसिटीज की रेशो आपको कैलकुलेट करनी है। नहीं, -10। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट? सेंटीमीटर ऐसे होगा। यदि आपने नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चंस तो मैं रख कर दूं इसको। यस हाँ। देखिएगा, डेंसिटी आपको निकालनी है तो ऐसे लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ FCC, डेंसिटी ऑफ BCC। तो इन दोनों के फॉर्मूले आपको पहले, सबसे पहले तो गिवन कंडीशंस आप लिखेंगे, राइट? गिवन कंडीशंस लिखने के बाद डेंसिटी निकालिए किसकी? FCC की।
जेड इंटू ए अपॉन, अच्छा एक बात बताइए, मेटल सेम है तो एटॉमिक मास दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा? दोनों यूनिट सेल का बिल्कुल। तो आपको ए आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ए आप कैंसिल आउट कर सकते हैं और डी बी सी सी क्या होगा? जेड इंटू ए अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। इसमें दो चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, कौन कौन सी, जरा ये बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। और ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे यदि मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती भी हूं तो कोई फायदा है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का, या सीधे एंगस्ट्रॉम में रख दूं? कट जाए, वेरी गुड, वेरी, यही मुझे पूछना था। तो यहां पर मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है? जेड अपॉन ए क्यूब, ये जेड किसका है? एफ सी सी, जेड बी सी सी अपॉन ए क्यूब। ए दोनों का अलग अलग है, तो यहां पर आप जानते ही हैं 4, एफ सी सी कितना होता है? 4। एच लेंथ आपको नहीं रखा है 3.5 क्यूब, राइट। यहां 2 होता है 3.0। सो सिंपल, निकल जाएगा। कैलकुलेट यहीं छोड़ दीजिएगा, बाद में कैलकुलेट आप कर लीजिए। ये 2000 IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेंसिटी, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ silver which crystallizes into FCC, face centered cubic form, right? Face centered cubic form. लेट्स सी बच्चों, क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर विच क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी फॉर्म। सिल्वर की डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, सिल्वर मेटल जो एक सॉलिड बनाती है एफसीसी टाइप का। इसमें जो आपको इन्होंने दिया है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट मेटल एटम 2.87 पिकोमीटर, इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है बिटवीन द 2 नियरेस्ट मेटल एटम। अब जैसे मान लीजिए एक मेटल एटम तो ये है और एक मेटल एटम ये है, इस सेंटर से लेके इसके सेंटर तक ये डिस्टेंस होगा बिटवीन द 2 नियरेस्ट एटम। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2, इससे कम डिस्टेंस पॉसिबल हो ही नहीं सकता। हमेशा यदि जब भी देखो, जो हमने एफसीसी बीसीसी सिंपल क्यूबिक के लिए जो हमने ए निकाला था, a इजिकल टू 2√2r, a इजिकल टू 3/4, वो अलग है, वो तो उनकी एज लेंथ थी। लेकिन ये कहा है कि यदि दो एटम बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, पास पास नियरेस्ट मेटल एटम, दो नियरेस्ट मेटल एटम है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो बताइए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द 2 नियरेस्ट मेटल एटम कितना होना चाहिए? ये भी r है, ये भी r है, कितना होगा? 2r। डिस्टेंस कितना होगा? 2r।
तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपको 2.87 दिया है, इट इज नॉट एज लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट एटम। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है 2.87 पिकोमीटर, इट इज 2r, नॉट एज लेंथ। एज लेंथ आपको गिवन नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, इसको अलग से देखिए, यहाँ लिख लीजिए, ये ए यहाँ से यहाँ तक का जो आपके लिए है, ये आर दिया। यहाँ पर गिवन क्या है बच्चों, आपको गिवन है नियरेस्ट मेटल एटम डिस्टेंस, टू आर इजकल टू 2.87 पिकोमीटर। आप इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2.87 इंटू 10⁻⁻10। यहां से आप आर कैलकुलेट कर लीजिए, रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आर, राइट। अब लेकिन आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको एज लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बताइए, आप में से कौन सा बच्चा बताएगा कि मैं एज लेंथ कैसे कैलकुलेट करूं विद द हेल्प ऑफ आर। वेरी गुड, वेरी गुड। इन केस ऑफ एफसीसी, एफसीसी के केस में ए जो होता है वो ऑलवेज बी इक्वल टू 2√2r। एज लेंथ जो होता है इन केस ऑफ एफसीसी, ए इज इक्वल टू 2√2r। यहां से मेरा क्या कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों, एज लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। और क्या गिवन है, ए एटॉमिक मास आपको गिवन है, एवोगैड्रो नंबर आप जानते ही हैं, ए भी आ गया आपका, और क्या चाहिए आपको, जेड। एफसीसी है तो जेड कितना होगा, 4। यह सारी वैल्यूज आपको गिवन है। देन कैलकुलेट डेंसिटी, आप यहां पे डेंसिटी कैलकुलेट कर सकती हैं। इसे समझाना है या नहीं समझाना है, ये बताइए, सॉल्व करके दिखाना ही कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो हमने डेंसिटी वाले क्वेश्चंस किए हैं। अब मैंने कहा ना चारों, इसमें चारों बाजू चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी आपको बाकी वैल्यूज गिवन होंगी, एक अननोन होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एन एलिमेंट A crystallizes in FCC structure। कोई एलिमेंट है A, कौन सी लैटिस बनाता है, FCC स्ट्रक्चर, राइट। 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, 200 ग्राम है मास ऑफ एलिमेंट का गिवन है आपको, हैज 4.12 इंटू 10⁻24 एटम्स। यदि इस एलिमेंट का 200 ग्राम में आपको दे दूं तो उसके अंदर एटम्स कितने हैं, 4.12 इंटू 10⁻24 एटम्स मौजूद हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, जो स्ट्रक्चर है, जो यूनिट सेल है, उसकी जो डेंसिटी है, यानी कि इफ द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल जो एलिमेंट ए ने बनाई है, राइट, इज 7.2 ग्राम पर cm3, कैलकुलेट the edge length of the units। यहाँ पे हम लॉग टेबल का यूज भी करते हैं। मैंने तो अपने बच्चों को जो मेरे से पढ़े हुए हैं 11th में, उनको मैंने लॉग टेबल सिखा रखी है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया हुआ हम दोबारा यहाँ पर सीखेंगे लॉग टेबल, क्योंकि जनरली पहले ए निकालने के लिए, एज लेंथ निकालने के लिए ए क्यूब निकालना पड़ता है, और यदि सिंपल क्यूब रूट है तो आसानी से निकालने के लिए, क्यूब रूट सिंपल नहीं है तो वहां पे हमें लॉग की जरूरत पड़ती है। अब ये देखिएगा,
सबसे पहले इसमें गिवन लिखिएगा। गिवन क्या क्या है इसमें? एलिमेंट ए FCC, इट मीन्स Z is given to you 4। आपको जो 200 ग्राम दिया है, ये बताइए ये एटॉमिक मास है या क्या है? ये एटॉमिक मास है क्या 200 ग्राम? नो लेकिन हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा ये नहीं, ये जो आपका 200 ग्राम है, इट इज एनी अदर मोलर मास भी ना, तो ये मोलर मास है। मोलर का मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, ना ही 1 मोलर मास है, ना ही एटॉमिक मास है। 1 मोल का मास नहीं है, क्योंकि 1 मोल का मास होता तो इसमें इतने एटम नहीं होते, उसमें होते 6.022 × 10⁻²4। लेकिन यहाँ पर एटम्स ही अलग है। आपकी फॉर्मूला क्या है आपका? Z × A, अवोगाड्रो नंबर × AQ। चलिए यहां से आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? डेंसिटी भी आपको गिवन है, A³ आपको कैलकुलेट करना है, राइट? पहले आप कैलकुलेट करोगे A³, फिर आप A निकालो। अब लेकिन मेरे पास एटॉमिक मास भी नहीं है। मेरे पास एटॉमिक मास के अंदर नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर जितने, वो भी यहाँ पर नहीं, तो मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मुझे यहाँ पर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा? एटॉमिक मास। कैसे कैलकुलेट करूंगी देखिएगा, पहले देखिए। यदि इतने एटम्स हैं तो मास कितना है? 200 ग्राम। कैसे सॉल्व करोगे? 4.12 × 10⁻24 एटम्स हैव मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। और मेरे पास यदि इतने एटम्स हैं 1 मोल के जितने, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए कितना मास होगा? 6.022 × 10⁻23 × 200 अपॉन 4.12 × 10⁻24, इतने ग्राम, यानी कि ये मास 1 मोल आ गया मेरे पास। अब ये बताइए क्लियर हुआ मैंने कैसे कैलकुलेट किया मास 1 मोल? मास 1 मोल कैलकुलेट हुआ 23, यहाँ पे 23 आएगा। 6.022 समझ आ गया? ये मेरे पास एटॉमिक मास आ गया। क्लियर? तो अब मुझे क्या करना है? डेंसिटी आपको गिवन है, D is equal to 7.2 into 7.2 ग्राम पर cm³। तो A³ निकाल लीजिए, Z4 होगा। ये एटॉमिक मास है, इट इज ओवरऑल द एटॉमिक मास। ठीक है, तो आप एज इट इज रख दीजिए इसको। 6.022 10⁻23 200 4.12 × 10⁻24, ये हमने एज इट इज रख दिया। और क्या गिवन, और क्या चाहिए आपको? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Na चाहिए। 6.022 × 10⁻23। और क्या चाहिए आपको? डेंसिटी चाहिए 7.2। इतना समझ आया आपको या नहीं आया? देखिएगा पहले। इतना क्लियर हो गया बच्चों? देख लीजिए, इसमें कोई नहीं समझ आ रहा तो पूछ लीजिए। ओके, अब मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। एटॉमिक मास में ये दिस वन, ओके, यहाँ पे मैंने पहले एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था। इतने एटम्स हैं तो मास कितना था? 200 ग्राम। इतने एटम्स हैं तो मास कितना होगा? इतने ग्राम, यानी कि मास ऑफ 1 मोल। ये जो मैंने एटम लिखे ना, 1 मोल एटम लिखे हैं, तो ये मास आ गया आपका एटॉमिक मास। अब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं किया, पूरे को एज इट इज रहने दिया। क्यों? मुझे पता था आगे जब मैं फॉर्मूले में फिट करूंगी इसको, वैल्यूज को, तो मेरा Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Z की वैल्यू 4, एटॉमिक मास होल वैल्यू जो है इट इज द एटॉमिक मास। मैंने एज इट इज उठा के इसको रख दिया एटॉमिक मास को, राइट? उसके बाद Na
एन ने नीचे भी रखा हुआ तो उसकी वैल्यू मैंने नीचे भी रखी, ए क्यूब की प्लेस पे डेंसिटी आ जाएगी क्योंकि मेरा ए क्यूब इधर आ गया, डेंसिटी यहाँ आ गई और ए क्यूब आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि मुझे उसमें एज लेंथ कैलकुलेट करना है। अब क्लियर हो गया या नहीं हुआ ये बताइए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें कैंसिल आउट कीजिए। देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, तो इससे आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में। और देखिएगा जो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 200 10⁻24 पावर को पड़ेगा। सॉल्व करके बताइए जरा कितना है। थोड़ा सॉल्व करके बताइए बच्चों कितना आएगा। .93 into 10⁻24 cm क्यूब, इट इज ए क्यूब। लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, ए। तो आपको इसका क्यूब रूट आता है निकालना। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब रूट? इसका तो पता है, इसका तो 10⁻⁸ हो जाएगा, 24 है ना, तो 10⁻⁻24 का क्यूब रूट आप निकालोगे तो इसका हो जाएगा 10⁻8। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेन आप मुझे ये बताओ इसका क्यूब रूट आपको आता है नहीं आता है? ऐसे केस में क्यूब रूट निकालना मुश्किल हो जाता है ना। तो चलो इसका तो मैंने कहा कि इसका तो हमने निकाल लिया, इसको तो हमने अलग रख दिया, इसका तो -8 आ जाएगा। लेकिन मुझे मेन जो क्यूब रूट निकालना है वो निकालना है मुझे 26.93 का। तो इसका एक तरीका है, यदि लॉग टेबल आपके पास है अलग से रफ काम में कर लीजिएगा। ए क्यूब इज इक्वल टू 26.93 ये कैलकुलेट करने हैं मुझे। यदि आपने ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसको रफ कर दूं क्या? ओके, तो देखिए लॉग टेबल अपनी आपकी एनसीईआरटी वगैरह होगी आपके पास तो रख लीजिएगा, उसमें लॉग टेबल गिवन है। कैसे सॉल्व करोगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स लॉग लिया, लॉग ए क्यूब लॉग, उसको मैंने छोड़ दिया, -8 हमें बचा, उसका -8 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिखूंगी। 3 log a, अच्छा कौन बताएगा log 26.93 की वैल्यू कैसे मैं देखूं? इसको छोड़ दीजिए, केवल इसको बताइए log 26.93 को कैसे सॉल्व करूं? चलिए मैं बता देती हूँ क्या करते हैं इसके लिए। अपनी एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी, अदरवाइज और कोई बुक है तो वो निकाल लीजिए लॉग लेने के लिए। 26 पहली दो, जब भी हम लॉग वैल्यू देखते हैं पहली दो डिजिट का हम थर्ड में देखते हैं। पहली दो डिजिट 26 है, 26 का 9 में लॉग टेबल देखिएगा। लॉग टेबल निकालिए, आपके एनसीईआरटी के अंदर है लॉग टेबल। 26 का 9 में लॉग देखिएगा कितना आएगा। 26 का 9 में लॉग टेबल बताइए फटाफट कितना आएगा? 4 to अब 3 में उसका वो देखिएगा, मीन देखिएगा, जो साइड में एक मीन टेबल है ना छोटी सी, 3 में उसे उसी लाइन में। हाँ यस 5
प्लस कर दीजिए, इट मीन्स 4303। पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, उनमें से 1 जाएगा, 1.4303। अब ये बताइएगा किसको लॉग नहीं आता। नेक्स्ट क्लास में पहले 10-15 मिनट की लॉग की क्लास रख लूंगी आपकी, फिर मैं आगे समझाऊंगी। लॉग ए निकालिएगा, लॉग ए इज इक्वल टू 1.4303 बाई 3। कितना आया बताइए जरा। जो भी आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा, मेरे ख्याल से ये आएगा लगभग। तो अब यहाँ पर ए आपको निकालना, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंटीलॉग 0.476 इंटू 10⁻⁻8 था ही आपका, उसे बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एंटीलॉग देखने के लिए 0.47 का 6 में देखिए एंटीलॉग, देखिए बताइए बच्चों, 0.47 का 6 में एंटीलॉग, एंटीलॉग देखिएगा 0.47 का 6 में एंटीलॉग। देखिए बताओ बच्चों, कितना बेटा, आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है बेटा, थोड़ा नेटवर्क समझ नहीं आया आपने क्या बोला। ओके, 2992। और आपको ध्यान होगा 10⁸ हमारा बचा हुआ था, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल में। तो ये आंसर आ गया आपका, ए इज इक्वल टू 2.992 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इट इज एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर होगी बात, ये नहीं हुई ये बताइए। तो बच्चों आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ, तो अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।